ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, कल हम बात कर रहे थे वेट गो के बारे में, वेट लॉस के बारे में, और देख रहे हैं जो अलग अलग टाइप की चर्बियां हैं, जैसे कि सुअर की चर्बी, कैटल्स की चर्बी, उनके सेवन से शरीर के अंदर कैसे फैट का जमावड़ा होता है और कैसे स्वामी जी बीमारियां होती हैं, वेट को कैसे नॉर्मल तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। कल हमने देखा वेट गो का बहुत अच्छा डेटा स्वामी जी। सी एलिगेंस मोटे मोटे भारी भारी लाल लाल हो गए थे, वो सब वेट गो के ट्रीटमेंट स्वामी स्लिम आउट होने शुरू हो गए और हेल्दी तरीके से उनके कार्यक्रम भी ठीक चलते रहे। तो आज हम बात करेंगे इसी दूसरी बीमारी को, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जो डायबिटीज़ के साथ अलग अलग चीज़ें भी साथ साथ आती हैं और जिनका पूरा संबंध हमारे खान पान से होता है। तो आज हम उन्हीं को समझेंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में समझेंगे। ये स्वामी जी एक ऐसी सिचुएशन है जो 5 बड़ी दिक्कत हैं शरीर के साथ, उनमें कोई सी भी अगर 3 हो रही हो तो उनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। वो 5 कौन कौन से? कि जो एलडीएल है उसका मात्रा बढ़ना, एचडीएल अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल का मात्रा कम होना, फास्टिंग शुगर का लेवल 100 से ज़्यादा होना, जो वेस्ट की सरकमफेरेंस है, मतलब पेट का जो साइज़ है वो 40 इंच से बड़ा होना पुरुषों में या 35 इंच से बड़ा होना महिलाओं में, ट्राइग्लिसराइड का लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना और ब्लड प्रेशर 130/85 से ज़्यादा होना। इन पांचों में से कोई सी भी 3 चीज़ अगर एक साथ किसी एक पर्सन में हो तो उसको फिर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और ये सिंड्रोम है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं और इन सब के होने से डायबिटीज़ टाइप 2 का होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये इनके सिम्टम्स हैं कि क्या क्या हो जाता है जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होने शुरू हो जाते हैं। हार्ट डिजीज़ हो जाती है, डिमेंशिया मतलब याददाश्त कम होने लगती है, कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, लिपिड की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में दिक्कत आती है, हार्ट में दिक्कत आती है, इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस आ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के साथ साथ महिलाओं में पीसीओएस जैसी दिक्कत भी बढ़ने लगती हैं। और इसके जो रिस्क फैक्टर हैं होते क्यों हैं? एक तो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ वाली बात तो है ही है, उसके साथ ओबेसिटी एक बड़ा कारण है। और जो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे कैलोरीज़ के ज़्यादा इनटेक को लेके, कि जो वेस्टर्न डाइट है, कैफेटेरिया डाइट्स हैं, अगर उनका लेवल ज़्यादा हो जाता है, जो कैलोरीज़ हैं अगर उनका इनटेक ज़्यादा है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा खा रहे हैं, जो इनपुट है वो ज़्यादा है, आउटपुट कम है, तो उसकी वजह से भी मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। स्मोकर्स, ड्रिंकर्स और ऐसे लोग जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है, जिनकी एक्टिविटीज़ कम है और स्ट्रेस ज़्यादा है, वो सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ जा रहे होते हैं। अब आप देखें स्वामी जी, ये पिछले 20 साल का चेंज है पूरी दुनिया में, कि 2000 साल मतलब साल 2000 के मुकाबले साल 2023 को कंपेयर करके देखें, जो लगभग 3 साल पहले की बात है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम था वो पुरुषों में देखें लगभग 3 गुने ज़्यादा हो गए हैं। 23 साल में लगभग 3 गुने ज़्यादा लोग ऐसे हो गए हैं और महिलाओं में देखें तो लगभग 4 गुने लोग ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जो बीमारी है ये ग्लोबली बढ़ती जा रही है। हमारे खान पान के साथ साथ हमारा आचार विहार भी इसकी वजह से सीधा सीधा कनेक्ट होता है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें कि इसमें होता क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारे शरीर के अंदर होने लगती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स कौन कौन से हैं जो मॉडिफाई होते हैं। तो इंसुलिन को लेके जैसे अभी पूछ स्वामी जी ने बताया कि जो हमारा इंसुलिन है, जो पेनक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है और पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन को बनाना। अगर वो प्रोसेस थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाए तो हमारे मांसपेशियों में, हमारे लिवर में इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस है वो चेंज होने लगता है। और उसके बाद जो हाइपरग्लाइसीमिया जैसी हालत है, मतलब कि रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, जिसको आसान भाषा में शुगर का बढ़ना बताते हैं, वो होने लगता है। और फिर वो जाके जो दूसरी एक और बीमारी है एडिपोज टिश्यू, जो फैट्स हैं उनका ज़्यादा जमा बड़ा होना शुरू हो जाता है, जो हमारे खून ले जाने वाली नलिकाएं हैं उनके अंदर ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं और ये सब जुड़ के कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के तौर पर कन्वर्ट होते हैं। और फिर उसके एक जो आते हैं इम्पैक्ट, वो या तो हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ जाके ब्लॉक्स होते हैं या फिर जो ब्रेन के अंदर जाके क्लॉट्स होते हैं, हम जिसको स्ट्रोक कहते हैं, ऐसा होने लगता है। इनको फिर हम एंड ऑर्गन डैमेज कहते हैं, मतलब ये जो मास्टर ऑर्गन्स हैं इनके अंदर डैमेज आने शुरू हो जाते हैं और फिर जो जीवन चक्र है वो भी उसके साथ प्रभावित होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये देखें ये होता क्या है, एक तो जैसे हम बात कर रहे थे ईटिंग हैबिट की, कि जो हमारे खान पान का तरीका है अगर वो ठीक ठाक रहे, शुद्ध और सात्विक रहे और हमें जैसे जितना खाना है और जितना कब कब खाना है उतना खाएं तो हम हेल्दी रहते हैं। पर हमारी ईटिंग हैबिट्स अगर ख़राब हों और हम ऐसी चीज़ें खा रहे हो जिनको हम वेस्टर्न डाइट्स कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा हैं, शुगर में ज़्यादा हैं, सैचुरेटेड फैट में ज़्यादा हैं, जिनको आजकल फास्ट फूड के नाम से भी जाना जाता है, एक ही तेल में बहुत सारी चीज़ें तली जाए
तली जाती रहती हैं, और वो कॉम्बिनेशन के तौर पर एक वेस्टर्न डाइट के तौर पर माना जाता है। इनको कैफेटेरिया डाइट भी कहा जाता है। ये शुगरी ड्रिंक्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, रिफाइंड ग्रेन्स हैं और हाई फैट कंटेंट फूड्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर शुगर को सीधे सीधे बढ़ा देते हैं, हाइपरटेंशन को बढ़ा देते हैं, और ट्राइग्लिसराइड की मात्रा भी हमारे रक्त में इनकी वजह से बढ़ जाती है। तो इन सब का इतनी ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, लगातार सेवन करना, हमारे शरीर में मेटाबॉलिक सिंड्रोम को दावत देता है, बुलाता है, और वो सिंड्रोम फिर हमारे घर में, हमारे शरीर में घर कर जाता है। अब आप देखें जो वेस्टर्न डाइट्स हैं, इनका हमारे डाइट पर, हमारे हेल्थ पर कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे पूछस्वामी जी हमें बार बार बताते हैं कि इन्फ्लेमेशन, सूजन छोटी मात्रा में अगर हमारे शरीर में बनी रहे तो ये बीमारियों का बड़ा कारण बनता है, और ये जो डाइट्स हैं इनकी वजह से ऐसे ही सूजन वाली हालत आनी शुरू हो जाती है। और वो जो सूजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे शरीर का पावर हाउस है उससे लेके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो स्ट्रेस के मार्कर्स हैं वो उनको मॉडिफाई करना शुरू कर देती है, और उसकी वजह से हार्ट से लेके ब्रेन से लेके पेट तक सब जगह ऐसा दिक्कत आने लगता है। और अगर हम इसी को हेल्थ बूस्टर्स मतलब नेचुरल ग्रेन डाइट की तरफ जाएँ, जहाँ हम होल ग्रेन्स खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाएं, फिजिकल एक्टिविटी को उसमें ऐड करें, तो यही सब बीमारियां कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो बैलेंस वाली बात है, चॉइस हमारे पास हमेशा रहती है कि हम किस तरफ जाना चाह रहे हैं, और वही तय करता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। तो स्वामी जी फिर हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और कैफेटेरिया डाइट पे काम करना शुरू किया, और अलग अलग ब्रांड्स के कुछ कंपोनेंट्स लिए। हमने कुछ चिप्स लिए, कुछ कैंडीज़ लिए, चॉकलेट्स लिए, कुकीज़ लिए, कोका कोला जैसे ड्रिंक भी लिए, कोल्ड ड्रिंक्स को भी लिया, और अलग अलग टाइप के ब्रांड्स के लेके हमने एनिमल्स को फीड करना शुरू किया, और एक मॉडल सेटअप करना शुरू किया कि क्या हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पैदा कर सकते हैं, और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। पर उससे पहले थोड़ा सा बात करेंगे हम कि लोगों को ये जंक फूड, कैफेटेरिया फूड पसंद क्यों आता है। जब हम पता है कि ख़राब चीज़ है, ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए, उसके बाद भी लोग खा रहे हैं तभी इन सब के जॉइंट्स चल रहे हैं। ये फास्ट फूड की शॉप्स, आउटलेट्स और रेस्टोरेंट्स खूब सारे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं एक मैं समझिए पढ़ रहा था कि पूरे दुनिया में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फास्ट फूड आउटलेट खुले हैं किसी एक शहर में, जो नई नई दुकानें पिछले 5 साल में खुली हैं, आप देखें उतने ही ज़्यादा हॉस्पिटल्स भी खुले हैं। मतलब कि जितनी ज़्यादा वो दुकानें हैं जिनमें ऐसे फास्ट फूड बनाए खिलाए जा रहे हैं, वो डायरेक्टली हॉस्पिटल की पॉपुलेशन को ही ऐड कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ऐसी डाइट की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट मेडिकल हेल्प की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अगर हम अच्छे तरीके से सेवन करें अपने खाने को तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर हम खाते क्यों हैं, हमारा ब्रेन उसी तरफ क्यों जाता है। तो समझिए ऐसा है कि जब हम ये एक एडिक्टिव कॉम्बिनेशन का सेवन करते हैं जिसमें शुगर, फैट और सॉल्ट होते हैं, ये तीनों चीज़ एडिक्टिव होते हैं। जब इनको हम खाते हैं तो ये जाके हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम को ट्रिगर करता है और डोपामीन का लेवल बढ़ जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें अच्छा लगने लगता है, हमें थोड़ा सा लगता है कि आहा हमने ये चीज़ अच्छी खा ली, और हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हमने कुछ बढ़िया चीज़ खा ली है, हमें रिवॉर्ड वाली फीलिंग आती है। पर स्लाइटली बेटर तो लगता है, पर ये टेम्प्रोरी जो मूड बूस्ट है ये फिर फॉलो करता है हमारे अलग अलग मेटाबॉलिज्म को, जिसकी वजह से डिप्रेशन और चिंता वो दोनों बढ़ने लगती हैं, और ये जो प्रोसेस है फिर ये एक साइकिल के तौर पे काम करने लगता है, और हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म ख़राब होने लगता है। तो समझिए फिर हमने इसी के ऊपर काम किया, और हमारी जो 2 बड़ी औषधियाँ हैं डायबिटीज़ की, मधुग्रिड और मधुनाशनी बटी एक्स्ट्रा पावर, जो लगभग 35 साल और 5 साल पुरानी फॉर्मुलेशंस हैं। पूज्याचार्य श्री और श्रद्धेय स्वामी जी ने इसको बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही कैलिब्रेट तरीके से फॉर्मुलेट किया, और हमने फिर इनके ऊपर रिसर्च किया और देखा कि अगर हम एनिमल्स के अंदर ये कैफेटेरिया डाइट दें, वेस्टर्न डाइट दें, तो उनकी ससेप्टिबिलिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी डायबिटीज़ की तरफ जाने की कितनी है, हमने उन पे काम किया और देखा कि अगर हम फिर इनको मधुग्रिड दें तो क्या हम उस डायबिटीज़ जैसे सिचुएशन से बच सकते हैं। तो ये कुछ बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट थे। हमने एनिमल्स को कैफेटेरिया डाइट खिलाया, चिप्स, चीज़, कोक, चॉकलेट, बिस्किट, पाइस, ये सब खिलाए। कब तक? 20 हफ्ते तक, 21 हफ्ते तक इनको ये खिलाया। जब इनको उसके बाद खिला दिया तो उनको बहुत लो डोज स्टेप्टोजोटासिन नाम का एक केमिकल दिया जो हमारे पेनक्रियास को मॉड्यूलेट करता है, और उसके बाद 24वें हफ्ते के बाद जाके हमने देखा कि उनके अंदर ब्लड शुगर लेवल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितने हैं, लीवर के मार्कर कितने हैं, फिर और ये भी देखा कि उनके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और फिर 10 हफ्ते तक इनको मधुग्रिड और मेटफॉर्मिन का ट्रीटमेंट दिया। मेटफॉर्मिन एक पैरेलल ग्रुप में जो सिंथेटिक बड की दवा है उसको साथ साथ करके देखा कि मधुग्रिड की अपनी कैपेबिलिटी कैसी है, मेटफॉर्मिन की कैपेबिलिटी कैसी है, मधुग्रिड की अलग अलग डोज पर हमें कैसे चेंज देखने को मिलते हैं।
तो अब देखें ये लगभग 34 हफ्ते की लंबी स्टडी है, क्योंकि ये जो डाइट वाला काम है स्वामी जी वो तुरंत इंड्यूस नहीं होता है। डाइट के इम्पैक्ट हौले हौले शने शने बहुत देर के बाद आने शुरू होते हैं, और जब आने लगते हैं तो स्वामी जी वहाँ से वापस आने में उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने वही मॉडल एनिमल्स में करके देखा और देखा कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना है, उनके अंदर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कितना है, इंसुलिन टॉलरेंस कितनी है, और सीरम की बायोकेमिस्ट्री में नापा कि अलग अलग ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल्स और जो भी मार्कर्स हैं लिवर के वो कैसे प्ले करते हैं। तो स्वामी जी आज हम यही डेटा देखेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जो इसको हमने इंड्यूस किया है उसके कौन कौन से घटक मधु ग्रिड के ट्रीटमेंट से अच्छे हो सकते हैं और कैसे स्वामी जी इसको मैनेज कर सकते हैं। अब ये देखिए स्वामी जी ये बहुत अच्छा वाला डेटा है, इसको हम ब्लड ग्लूकोज नाप रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्लूकोज है, अलग अलग हफ्तों में 10 हफ्ते तक नापा डिजीज़ को पैदा करने के बाद। ये टाइम ज़ीरो है, मतलब जहाँ हमने पूरा डाइट दे के डायबिटीज़ इंड्यूस किया हुआ था और हर हफ्ते नापते रहे कि ब्लड ग्लूकोज कितना है। ये जो नीली वाली लाइन है स्वामी जी वो वाले एनिमल हैं जिनके अंदर हमने कोई बीमारी पैदा नहीं की, तो इनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लगभग 125 के आसपास सेटल्ड है, जैसा कि नॉर्मल एनिमल्स के अंदर होता है। लाल वाली लाइन स्वामी जी वो हैं जिनके अंदर हमने कैफेटेरिया डाइट के साथ टाइप 2 डायबिटीज़ इंड्यूस किया था। तो आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल लगभग 400 को हिट कर देता है। ये जो लाइन है बता रहा है 400 का नंबर है। अब जो हरी वाली लाइन है वो आप देखिए वो सिंथेटिक वर्ड वाली दवा है मेटफॉर्मिन, जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके बाद 3 अलग अलग डोज हैं किसकी, मधुग्रिड की। मधुग्रिड की जानबूझ में दी गई ह्यूमन डोज का 10 गुना कम, फिर 5 गुना कम और ह्यूमन डोज के बराबर। आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे आप मधुग्रिड की मात्रा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी कम आता जा रहा है। और यहाँ के आप देखें स्वामी जी जैसा रेस्पॉन्स मधुग्रिड का है वैसा ही मैचिंग रिस्पॉन्स मेटफॉर्मिन का है, जो हमें क्या बता रहा है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में जैसी क्षमता मेटफॉर्मिन की है उससे बेटर, उससे कंपेरेबल रिस्पॉन्स आप देखिए मधुग्रिड का यहाँ दिखाई दे रहा है, जो एक बड़ी वाली बात है। और हमें थोड़ी जोर से ताली इसके लिए बजा लेनी चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक वेस्टर्न डाइट, कैफेटेरिया डाइट की वजह से खराब हुए मेटाबॉलिज्म को और उसको एक नेचुरल मेडिसिन से कंट्रोल करके। और उसके बाद हमने स्वामी जी और एक्सपेरिमेंट किए, वो हमने किए ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या होता है स्वामी जी कि जैसे हम अगर आज भी कुछ खाना खाते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के अंदर हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है और उसके बाद वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ना और नीचे वापस आना ये बताता है कि हमारे शरीर में टॉलरेंस की लिमिट क्या है। जो हेल्दी लोग हैं उसमें ये कम बढ़ता है, जो डायबिटिक लोग हैं उनमें बहुत जल्दी शूट अप हो जाता है, जिसको हम ग्लूकोज स्पाइकिंग भी कहते हैं। एनिमल्स के अंदर भी हमने ये करके देखा और इन एनिमल्स को हमने ग्लूकोज पिलाया, सीधा सीधा ओरली दिया और अगले 2 घंटे तक ये नापा कि ग्लूकोज का लेवल उनके रक्त में कितना है। तो मुंह से ग्लूकोज पिला रहे हैं और उनके सीरम में ग्लूकोज नाप रहे हैं हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में, और इस ग्राफ को बना रहे हैं। ये जो नीली वाली लाइन है स्वामी जी वो वाले एनिमल हैं जिनको बीमारी नहीं थी, जिनका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल था। तो अब देखिए थोड़ा सा ग्लूकोज बढ़ा, 100 था लगभग 200 तक पहुंचा जैसा नॉर्मल है, और विदिन 1 आवर लौट के वापस वहीं आ गया और 2 घंटे बाद तो लगभग बराबर हो गया, जो एक हेल्दी मेटाबॉलिज्म की निशानी होती है। जो लाल डॉट वाली लाइन है आप देखिए स्वामी जी ये बीमार एनिमल हैं, इनका ब्लड ग्लूकोज 300 के आसपास वैसे ही था और जब इनको हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज फीड किया तो ये 500 को हिट कर गया और उसके बाद भी काफ़ी देर तक भी वो बढ़ा रहा और नीचे उतर के भी पूरा नहीं आया, जो ये बताता है कि जो ग्लूकोज के प्रति टॉलरेंस है, जो इनके प्रति सहन करने की क्षमता है वो स्वामी जी कम हो गई थी, जो बीमारी का एक बड़ा लक्षण है। अब ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे 4 अलग अलग डोज मधुग्रिड की और 1 डोज मेटफॉर्मिन की जो पैरेलल में हमने रन किया है, आप देखिए डोज डिपेंडेंट तरीके से इस ग्लूकोज टॉलरेंस को नॉर्मल करने का काम मधुग्रिड करता है, जो हमें अच्छे से समझाता है कि मधुग्रिड के सेवन से इन सिचुएशन से भी अच्छे तरीके से बचा जा सकता है। और फिर इसके बाद ही हमने फिर काम किया स्वामी जी IPTT का, जिसको हम इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं और कहते हैं कि इंसुलिन के प्रति टॉलरेंस कितनी है। बीमारी के दौरान स्वामी जी ये सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है और वो जो ये जो दिखा रहे हैं स्वामी जी ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी है जो बीमारी के दौरान ख़राब हो गई है। ये नॉर्मल एनिमल्स हैं और आप देखें स्वामी जी मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से सब कुछ नॉर्मली होकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ इसको होना चाहिए, जो एक बहुत बड़ी वाली बात है। ऐसी फाइंडिंग देख पाना स्वामी जी अपने आप में एक बड़ा चैलेंजेस रहता है।
ये शायद दुनिया की पहली ऐसी स्टडी है जहां हमने कैफेटेरिया डाइट के साथ बहुत सूक्ष्म मात्रा में स्ट्रेप्टोजोटोसिन दे के एक लाइफस्टाइल ड्रिवन डायबिटीज़ टाइप 2 का मॉडल जनरेट किया और पाया कि मधुग्रिट इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अब समझिए उसके बाद आते हैं जिसके बारे में आजकल सब लोग बात करते हैं, जो भी डायबिटिक्स हैं वो इसको पहचानते हैं, HbA1c, जो बेसिकली एक ऐसा लेवल है जो बता रहा है हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है उस पर कितना ज़्यादा शुगर की कोटिंग है। ये बेसिकली ये नापने का तरीका है। तो जो नॉर्मल हेल्दी नंबर है ह्यूमन में वो 6% के कम होने चाहिए, 5.5 हेल्दी माना जाता है। एनिमल के केस में समझिए लगभग 2% के आसपास होता है। हर एक ऑफ स्प्रिंग के अपने अपने अलग नंबर होते हैं। तो आप देखिए नॉर्मल एनिमल्स में ये 2% था, और जब आपने इनको देखा ऐसे डिजीज एनिमल जिनको आपने कैफेटेरिया डाइट खिलाई थी 21 हफ्ते तक और बाद में थोड़ा सा इंजेक्शन दे के पेनक्रियास फंक्शन को डाउन किया था, तो आप देखें ये नंबर लगभग 6% तक पहुंच गया। कितना? 3 गुना तक पहुंच गया। ह्यूमन केस में आप देखेंगे तो ये लगभग 12-13 का इक्विवेलेंट नंबर बनता है। इस केस में आप देखें मेटफॉर्मिन के ट्रीटमेंट से कम हो रहा है, पर आप जो अच्छी चीज़ देखेंगे कि मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है, जो एक बढ़िया वाली बात है जो हमें समझा रही है कि जो डायबिटीज़ के मार्कर हैं, जो उसके कारक हैं, हम उनको अच्छे तरीके से नाप सकते हैं। उसके बाद चूंकि बात मेटाबॉलिज्म की है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की है, तो आप देखिए टोटल कोलेस्ट्रॉल जिसका लेवल इस बीमारी में बढ़ जाता है, जो एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि इतना हाई फैट डाइट खा रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा गरिष्ठ फूड का सेवन कर रहे होते हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे होते हैं, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, टोटल ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाता है, टोटल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स मतलब LDL का लेवल बढ़ जाता है, जो गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल है। अब देखिए ये सब जो बड़े हुए लेवल हैं, जो लाल रंग के बार हैं इन तीनों ग्राफ में, आप देखिए मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से ये नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं। और जो नॉर्मल लेवल है, जो नेचुरल प्राकृतिक लेवल ऐसे एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर कोई बीमारियां नहीं हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है। और जो नैसर्गिक ट्रीटमेंट का बेनिफिट है वो हमें समझिए यहाँ दिखाई देता है। तो मेटाबॉलिज्म की जो बड़ी वाली बात है वो चेंज भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद समझिए हमने इनके लिवर फंक्शन पे काम किया, क्योंकि इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में लिवर के अंदर भी चेंजेस आते हैं, लिवर भारी हो जाते हैं, उनके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, इसको हम फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। तो इन एनिमल्स के अगर हम लिवर्स को आइसोलेट करके उनका भी वे करके देखें तो आप देखें समझिए जो परसेंटेज बॉडी वेट मतलब शरीर के वजन के सापेक्ष में लिवर का वजन कितना है, अगर आप वो देखें तो समझिए नॉर्मल कंडीशन में ये लगभग 2% के आसपास होता है, और जब हम डिजीज कंडीशन में देखें तो ये समझिए लगभग 7% तक पहुंच जाता है। मतलब 3.5 गुना ज़्यादा भारी ये लिवर हो जाते हैं, जो एक्सपेक्टेड है ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ में। और आप देखें स्वामी जी जब इनको आप ट्रीट करना शुरू करते हैं तो मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से ये लिवर भी हल्के होने लगते हैं। पूरे नॉर्मल होने में शायद अभी और समय लगे, पर आप एक अच्छा ट्रीटमेंट बेनिफिट देख रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इस पैरामीटर में मेटफॉर्मिन जो सिंथेटिक वर्ड की डायबिटीज़ की दवा है उसका इस पर कोई भी कैसा भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। तो जो शुरू से हम बात करते आ रहे हैं, पूछ स्वामी जी बताते हैं कि शरीर के अंदर जैसी जैसी विकृतियां हों, ये नेचुरल मेडिसिन हर्बल ड्रग्स उसको वहीं जाके वैसे वैसे ठीक करने लगते हैं। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ हम देख रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर हमने देखा SGPT, SGOT जिसको ALT और AST भी कहा जाता है, जो लीवर फंक्शंस के अच्छे मार्कर हैं जिनको हम अपने ब्लड टेस्ट में भी नापते रहते हैं। अब देखें इस मेटाबॉलिक डिजीज़ में ये लेवल भी बढ़ जाते हैं। SGPT लगभग आप देखें 3 गुना बढ़ जाता है, SGOT लगभग 2.5 गुना बढ़ जाता है। और ये बढ़े हुए लेवल आप देखें मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होने शुरू हो जाते हैं, जो बताते हैं कि जो लिवर डैमेज है उसको भी मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से कंट्रोल और ठीक किया जा सकता है। तो ये जो फंक्शनलिटी हमने देखी कि मधुग्रिड एक ऐसी अद्भुत औषधि है जो लाइफस्टाइल ड्रिवन टाइप 2 डायबिटीज़ में अच्छे तरीके से काम करती है। हमने इसके और डेटा बहुत सारे देखे हैं जहां हमने हाई फैट डाइट की वजह से चेंज हुए लिवर फंक्शन को देखा है, हमने सी एलिगेंस के अंदर चेंजेस देखे हैं, हमने ड्रोसोफिला के अंदर चेंजेस देखे हैं, कुछ बहुत ऐसे स्पेसिफिक डेटा देखे हैं जो अलग अलग एनिमल मॉडल्स में अलग अलग तरीके से मेटाबॉलिज्म को मॉडिफाई करने वाली बात होती है। पर आज जो देखा है स्वामी जी वो मोस्ट एडवांस है, जहाँ हम डाइटरी चेंजेस की वजह से, अपनी डाइट हैबिट्स की वजह से पैदा
पैदा हुए हुए मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी सिचुएशन को मधुग्रिड से कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और ये फाइंडिंग एक बड़े जर्नल में अंडर पब्लिकेशन है। हमारे बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल इसी लाइन पे आगे चल रहे हैं और जहां हम देख रहे हैं कि जो फंक्शनैलिटी है, जो पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी है, उसको कैसे अच्छा रखा जा सकता है, किसी बीमारी को होने से बचाया जा सकता है। और अगर हम अपने खान पान को ठीक रखें, सही चीज़ सही मात्रा पे सही समय में खाएं, नेचुरल फूड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दें और प्रोसेस फूड को कम खाएं, तले भुनी चीज़ कम खाएं, कैफेटेरिया डाइट से हट के रहें, वेस्टर्न डाइट को छोड़कर अपनी सनातन डाइट की तरफ रहें, अच्छी चीज़ सही सही खाएं, तो हमें बीमारियां अव्वल तो होंगी नहीं, और हो गई तो मधुग्रिड का इस्तेमाल करके उनको भी ठीक किया जा सकता है। ये एक बड़ी वाली बात है। इस डिस्कशन को स्वामी जी हम और आगे जारी रखेंगे। कल हम मधुग्रिड के कुछ और डेटा देखेंगे और हम देखेंगे कि ड्रोसोफिला जैसे स्मॉल एनिमल में, छोटे से मक्खी में भी डायबिटीज़ पैदा की जा सकती है और उस पैदा की हुई डायबिटीज़ को मधुग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। तो कल स्वामी जी उसके बारे में बात करेंगे। आज इस विज्ञान के सत्र को यहीं पूर्ण करते हैं और देखेंगे कि जो अच्छी आदतें हैं जो हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं, वो सब लोग अपने घर पे भी उसी तरीके से फॉलो करें, सात्विक आहार रखें, सात्विक विचार रखें और अपने आप को स्वस्थ रखें।